हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विक्की। तो गाइज़ आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक Q&A वीडियो, जिसके लिए मैंने कई कमेंट्स में रिप्लाई करा है कि बहुत जल्द Q&A वीडियो आएगी जिसमें कि आपके मैं क्वायरीज़ के आंसर करूँगा, क्योंकि कई सारे लोगों ने मुझसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे इन कुछ वीडियोज़ में। मेरी लास्ट जो कॉर्पोरेट लाइफ के ऊपर मैंने बनाई थी, तो आपकी जितनी भी क्वायरीज़ थी उस सबका आंसर देने से पहले मैं पहले तो ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा वो सब मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे हैं। तो मैं कोई करियर एडवाइज़र नहीं हूँ, या फिर मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यही चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी तो ही आप किसी कंपनी में ज्वाइन कर पाओगे। आपके खुद के अपने तरीके भी हो सकते हैं, या फिर हर किसी का अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको सही तरीके से इसलिए बता पाऊँगा क्योंकि मैंने 2 CA फर्म्स, 2 डोमेस्टिक कंपनीज़ और ये मेरी दूसरी MNC कंपनी है जहाँ पर कि मैं काम कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो कई सारी चीज़ें फ़ेस कर रखी है जो कि कोई भी कैंडिडेट या आप जैसे लोग एज़ अ फ्रेशर जब जॉब लगते हो तो वो चीज़ें फ़ेस करोगे, या फिर कंपनी स्विच करते टाइम पे वो सब चीज़ें दिक्कतें आ सकती है, जो कि मेरे को भी आई थी। तो इन शॉर्ट यही चीज़ें बतानी थी कि जो भी चीज़ें होंगी वो सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे होंगी। तो अगर आपको चीज़ें ठीक लगती है तो आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। दूसरी चीज़, जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा या फिर जो भी मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगा वो मुझे ऐसा लगता है कि BCom वालों के लिए ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि मैंने खुद कोई प्रोफेशनल डिग्री परसू नहीं करी है। MCom करी है, वो भी ओपन से करी है। BCom मेरी रेगुलर थी। प्रोफेशनल से मेरा मतलब है CA, CFA, CMA, वो कई सारे कोर्सेज़ होते हैं, MBA हो गया। तो वो सब चीज़ें मैंने नहीं करी है, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा तो वो गलत रहेंगी, क्योंकि जो चीज़ें मैंने खुद नहीं करी है या खुद एक्सपीरियंस नहीं करी है तो मैं उसके बारे में डिस्कस करना सही नहीं समझता। कई सारे क्वेश्चंस थे जो कि मैंने नोट डाउन कर लिए हैं और एक एक करके मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा, है ना। होप कि जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा आपके काम आएंगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मेरे पास कई सारे क्वेश्चंस रिपीटेशन में भी आए थे, तो मैंने टोटल सारे क्वेश्चंस मर्ज करके जो जो मेरे को ठीक लगे कि जिसका आंसर मुझे करना चाहिए वो मैंने पिक कर लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। विच स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंस एनालिस्ट। तो क्या स्किल होनी ज़रूरी है फाइनेंस एनालिस्ट का, ठीक है। तो फाइनेंस एनालिस्ट के लिए आपका ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है, ठीक है। BBA और BCom हो तो बेस्ट है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। BA BSc उसमें थोड़ा इशू आ सकता है इंटरव्यू का, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट आपका ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है MNC कंपनी के लिए। स्किल सेट में आपका जो है बेसिक अकाउंटिंग क्लियर होनी चाहिए, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बेसिक एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो 11th-12th की अकाउंटेंसी की अगर आप नॉलेज ले लोगे तो वो इनफ है कोई सा भी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए MNC में। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एज एन अकाउंटेंट। जैसे कि आप GL अकाउंटिंग में हो या फिर R2R में हो, तो हमको क्या काम करना पड़ता है एज एन अकाउंटेंट या फिर एज अ फाइनेंस एनालिस्ट। तो देखो, वरी कर सकता है, क्लाइंट टू क्लाइंट, प्रोसेस टू प्रोसेस काम थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। बट अगर मैं इस प्रोसेस के बारे में बात करूं तो यहाँ पर हमारा रिपोर्टिंग का काम होता है ना। इसमें फाइनेंस में कई सारी फील्ड होती है, AP, AR, प्रोक्यूर टू पे और R2R और GL अकाउंटिंग दोनों अलग अलग टर्म्स में बोला जाता है। जेनपैक्ट में R2R बोलते थे, यहाँ पर GL अकाउंटिंग JLL में। तो यहाँ पर हमारा काम बेसिकली रिपोर्टिंग का होता है, क्लाइंट के साथ डायरेक्ट रिपोर्टिंग होती है, बैलेंस शीट रिकन्सिलिएशन, बैंक रिकन्सिलिएशन, जिसकी ट्रेनिंग हमें प्रोवाइडेड होती है। हमें बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल सर के ऊपर से ही निकल रहा सब कुछ। तो जो कि मतलब आ ही जाता है, मतलब ऐसी कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो कोई दिक्कत आती नहीं है। तो एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कि एक्सेल में कौन सी स्किल मास्टर करनी पड़ेगी। तो एक्सेल ही एक स्किल है। एक्सेल में अब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बिल्कुल ही एकदम एडवांस लेवल का एक्सेल आना चाहिए। अगर आता है तो बहुत बढ़िया बात है, आप उस काम को थोड़ा इजी वे में या जल्दी कर पाओगे। बट ऐसा कुछ डायरेक्ट लिंक नहीं है कि अगर आप एक्सेल अच्छा करते हो तो आप अकाउंटेंट बहुत अच्छे हो, है ना। एक बेसिक एक्सेल नॉलेज वाला भी एक बहुत अच्छा अकाउंटेंट हो सकता है। जैसे कि मेरे को भी कोई ऐसा खासा एकदम एडवांस एक्सेल नहीं आता है, मेरे को बेसिक ही आता है। मैंने 2-4 फार्मूले सीख लिए थे जो कि वो मेरे लिए इनफ थे, मतलब काम करने के लिए। जैसे कि VLOOKUP हो गया, HLOOKUP हो गया, पिवट हो गया, और थोड़ा बहुत सम इफ वगैरह के फार्मूले आ जाए तो आप थोड़ा इजी कर दोगे काम को, है ना। बाकी मैंने कोई इससे ज़्यादा कोई फार्मूले यूज़ करे नहीं है। तो मेरे को ज़रूरत पड़ती है कुछ छोटे मोटे तो मैं उसी टाइम देख के नेट पे और यूट्यूब वगैरह करके वो कर देता हूँ। बाकी अभी तक मेरे को ऐसा कोई दिक्कत लगी नहीं है, बेसिक एक्सेल पे ही काम हो जाता है। तो एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था मेरे एक्सपीरियंस के बारे में US क्लाइंट हैंडलिंग को लेके। तो क्योंकि मैंने जेनपैक्ट में क्लाइंट कॉल्स वगैरह ली थी, वो यहाँ पर तो नहीं है, JLL में डायरेक्ट क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन नहीं है। बट जेनपैक्ट में ऐसा हुआ करता है, सारे प्रोसेस के साथ ही होता है कि
टीम में से कुछ लोग होते हैं जो कि डायरेक्ट क्लाइंट के साथ कॉल वगैरह लेते हैं, कोई किसी किसी प्रोसेस में मैनेजर ले लेते हैं, किसी किसी में जो थोड़े सीनियर लेवल पे होते हैं या फिर थोड़े विंटेज रिसोर्स होते हैं वो क्लाइंट कॉल वगैरह ले लेते हैं, जिसमें कि वो डिस्कशन ही होती है पूरे वीक में। किसी की मंथली कॉल होती है, किसी की वीकली कॉल होती है, तो उसमें वो डिस्कस होता है कि हमने क्या काम करा है, क्या क्वायरीज़ है ना, कुछ भी एस्केलेशंस है, वो सब डिस्कस होती है। तो मेरा एक्सपीरियंस देखो शुरू में तो डर लगता है, क्योंकि पहली बार आप कॉल ले रहे हो, है ना। मैंने कॉल ली थी पहली बार क्लाइंट के साथ, और ऊपर से वो भी उनका जो एक्सेंट था वो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था। तो कुछ टाइम तक मैंने दूसरे की कॉल सुनी थी, जब मेरे से कोई सीनियर था वो कॉल ले रहा था तो मैंने सुना था। हालांकि जब पहली कॉल तक मेरे को डर लगा था काफ़ी, लेकिन वो धीरे धीरे करके अगर आपको आपके काम की नॉलेज हो गई, आपके प्रोसेस की नॉलेज हो गई है, तो सिर्फ एक ही जो दिक्कत हो सकती है वो है थोड़ा सा एक्सेंट की प्रॉब्लम, वो थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, जो कि प्रैक्टिस के साथ साथ अपने आप आ जाती है। थोड़ा आपको भी हाथ पैर मारने पड़ेंगे, सिर्फ कॉल से तो एकदम समझ नहीं आएगी। थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश में कुछ सुनना पड़ेगा, लाइक वेब सीरीज़ देखनी चालू कर दो, कुछ भी इस तरीके का इंग्लिश मूवी, ताकि आपको थोड़ा एक हैबिट बन जाए सुनने की, है ना, जो एक्सेंट है यूएस वालों का। और जब मैं कॉल लेता था ऐसा नहीं है कि मेरे को सब कुछ समझ में आ जाता था, अगर कुछ नहीं भी आता तो मैनेजर कभी मेरी हेल्प कर देते थे। बाकी ऐसा कोई इशू है नहीं कि अगर आप नहीं समझ पाओगे तो आपके ऊपर बिल्कुल थोप देंगे, तो वहाँ पे आपके मैनेजर वगैरह रहेंगे, आपके सीनियर्स रहेंगे, तो वो आपकी हेल्प कर देंगे। तो एक मेरे से पूछा गया क्वेश्चन कि हाउ डिड आई गेट इन टू दिस फील्ड, मतलब फाइनेंस में मैं कैसा आया। 11th-12th में कॉमर्स ली थी, ऐसा कुछ दिमाग में था नहीं कि क्या बनना है क्या करना है, तो कॉमर्स ली थी। उसके बाद थोड़ा कॉल सेंटर वगैरह में थोड़ा ऐसी जॉब वगैरह करी थी, वहाँ से थोड़ा पता लगा था, जीएसटी नया नया आया था, तो जीएसटी के चक्कर में मैंने सीए फर्म में ज्वाइन कर लिया। तो सीए ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम मेरी किस्मत ऐसी थी कि मैं जहाँ गया मेरा तुरंत वहीं किया, वहीं सिलेक्शन हो गया। और भाई बहुत मतलब पापड़ बेले सीए फर्म में ढूंढने के लिए अपना पूरा एरिया छान मारा मैंने, कहाँ सीए फर्म में कौन मेरे को लेगा। तो कई सारी दिक्कतें आई थी, कोई ले भी नहीं रहे थे, बट एक फाइनली वही है ना कि मतलब अगर आप ढूंढते हो, अगर आप मेहनत करते हो, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही जाता है। तो एक सीए फर्म मेरे को मिल गई थी मेरे नियर बाय, तो वहाँ पर मैंने कुछ 4-5 महीने करा था काम। फिर वहाँ से फिर जब मैंने जॉब ढूंढी डोमेस्टिक कंपनी में, तो वो ढूंढते ढूंढते भी काफ़ी टाइम लग गया था। फिर एट द एंड मिल ही गई थी काफ़ी टाइम बाद, फिर वहाँ ज्वाइन करा। मतलब जितनी भी ऐसा नहीं है कि मक्खन की तरह कोई मैंने जॉब चेंज कर ली होगी, यहाँ से वहाँ स्विच कर रहा हूँ। तो हर जब भी मैंने जॉब ढूंढी है तो उसमें काफ़ी मेहनत लगी है, 4-4, 5-5, यहाँ तक कि जो लास्ट मेरा एक जॉब थी जो मेरे को चेंज करने में ही 9 महीने लग गए थे ढूंढने में। तो ऐसा नहीं है, चाहे वो एक्सपीरियंसड हो, चाहे वो अभी कोई एमएनसी में लगा ही क्यों ना हो, ऐसा नहीं होता कि एकदम मक्खन की तरह मैंने कोई इंटरव्यू देने गया और क्रैक हुआ और मैंने चेंज कर लिया। थोड़ा टाइम लगता है, कई बार हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो जॉब नहीं होती है ना, कई बार हम ही रिजेक्ट करते हैं, कई बार कंपनी हमें रिजेक्ट करती है, तो काफ़ी थोड़ा टाइम लग जाता है उस चीज़ में। तो शुरुआत जो थी वो सीए फर्म से ही थी, जहाँ से कि थोड़ा मेरे को एक पाथ मिल गया कि मेरे को इस रास्ते पे जाना, तो फिर मैंने मेहनत उसी रास्ते पे करी, चाहे वो टाइम लग रहा हो जॉब चेंज करने में, चाहे फिर वो कम सैलरी मिल रही हो, चाहे फिर वो जैसे भी हो, तो करते करते अभी फ़िलहाल JLL में आके टिके हैं। अब एक मेरे पास क्वेश्चन आया कि हाउ टू बिकम अ फाइनेंस एनालिस्ट और अकाउंटेंट, स्टेप बाय स्टेप गाइड, है ना। तो अब इसमें क्या है कि स्टेप बाय स्टेप गाइड दे यार, देखो हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ें फॉलो करती है। किसी को पहली जॉब ही डायरेक्ट एमएनसी में मिल जाती है, किसी को सीए फर्म में ढूंढने के लिए भी धक्के खाने पड़ जाते हैं, जो कि मेरे साथ हुआ था। तो यार एकदम शॉर्ट कोई रास्ता नहीं होता है, सबका अपने अपने हिसाब से, उनके खुद के नॉलेज के हिसाब से, उनके खुद के स्किल के हिसाब से होता है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि ट्राई हमेशा एमएनसी की करो। एमएनसी में नहीं लग रही है तो जब तक के लिए वो टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए सीए फर्म में भी ट्राई करते रहो। सीए फर्म में लग गए, लगे ट्राई कर लो, चाहे डोमेस्टिक में करो चाहे एमएनसी में करो, टारगेट एमएनसी का रखो। फिर अगर डोमेस्टिक में भी लग रही है तो डोमेस्टिक में कर लो, डोमेस्टिक से वापस नीचे सीए फर्म में मत आओ, डोमेस्टिक से एमएनसी में ही जाओ। जो मैंने बताया था कि 11th-12th की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटेंसी की, और फिर उसके बाद इंटरव्यू ढूंढने और इंटरव्यू क्रैक करने की मेहनत करनी है, बस। उसके बाद और कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। देखो मैंने कर लिया तो आप भी कर सकते हो, और मेरे ऐसे कई लोग कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है कि हाउ टू अप्लाई फॉर फाइनेंस रोल, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यार देखो ग्रेजुएशन बीकॉम सब ने कर ली, तो अप्लाई कैसे करें, जॉब कैसे मिले। तो यही है सारा काम मेहनत का, जहाँ पर हमें जॉब ढूंढनी होती है। बेसिकली हमको इंटरव्यू तक पहुँचना है, फिर 2 मेहनत करनी है कि इंटरव्यू ढूंढना, दूसरा इंटरव्यू क्रैक करना, बाकी सब एकदम सॉर्टेड होता है। एक बार आप जॉब लग जाओगे, फिर उसके बाद भले थोड़ा टाइम लगता है चेंज करने में, लेकिन वहाँ से आपके पास एक एटलीस्ट एक पीछे बैकअप होता है, पीछे फाउंडेशन होती है कि इस बेसिस पे आपको दूसरी कंपनी जॉब दे देती है। लिंक्डइन
और naukri.com दोनों में प्रोफाइल बना के 100% करके आपको अप्लाई करते जाना है। एचआर्स को फॉलो करना है, जो कि मैंने पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था। एचआर्स को फॉलो करना है, उन लोगों को फॉलो करना है जो कि पोस्ट डालते हैं इस तरीके की वॉक इन ड्राइव्स वगैरह की, और जॉब वगैरह सर्च करते रहनी है। दोनों पे अप्लाई करते रहना है, क्योंकि naukri.com पे मैंने नोटिस करा है कि जब भी हम अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए, मेरे को कॉल 2-3 महीने बाद जाके आती है उसी कंपनी से जहाँ मैंने अप्लाई 2-3 महीने पहले करा था। कई बार एकदम जल्दी भी आए थे, लेकिन एवरेज मतलब महीने 1.5 महीने बाद कॉल आती है, मैंने नोटिस करा है। अप्लाई आप डेली करते रहो, डेली फिल्टर वगैरह लगाओ naukri.com पोर्टल पे, और जैसी जॉब आ रही है डेली बेसिस पे अप्लाई करते जाओ, जो आपको ठीक लगती है कंपनी, जो आपके स्किल सेट से मैच कर रही है। टाइम लगेगा, महीना, 2 महीना, 3 महीना, लेकिन उसके बाद आपके पास कॉल आने लग जाएंगी, आपको पता लगने लग जाएगा कि हाँ मेरे को इंटरव्यूज़ मिल रहे हैं। और मेन फोकस रखो वॉक-इन्स पे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है अप्लाई करने में, फिर वो कब हमको आगे से बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। वॉक-इन पे ध्यान रखो, जहाँ भी वॉक-इन दिख रहा है तुरंत पहुँच जाओ। EXL हो गई, EXL में मैंने काफ़ी देखे कि वॉक-इन चलते रहते हैं, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखो और इंटरव्यू लो और इंटरव्यू की तैयारी करो बढ़िया से। एक क्वेश्चन ये था कि इंटरव्यू में फ्लुएंट इंग्लिश होनी चाहिए या फिर बेसिक इंग्लिश होनी चाहिए। तो यार देखो, बेसिक इंग्लिश होनी चाहिए, इतनी कि हम आगे वाले की बात समझ पाएँ और आगे वाले को अपनी बात समझा पाएँ। ये चीज़ क्लाइंट कॉल पे भी फॉलो होती है और इंटरव्यू के दौरान भी फॉलो होती है। अगर आप एकदम फ्लुएंट हो तो यार बढ़िया बात है, तब बट अगर किसी को नहीं आती तो वो अपने बेसिक इंग्लिश पे भी काम कर ले इंटरव्यू निकालने लायक। क्योंकि मैंने ऐसे खुद से मेरे टीम में ऐसे बंदे देखे हैं जिनको इंग्लिश बहुत ही कम आती है, बट फिर भी वो सिलेक्टेड हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, अगर आप अपनी चीज़ों को समझा पा रहे हो, जो भी आपसे इंटरव्यू में पूछे जा रहे क्वेश्चंस, और समझ पा रहे हो चीज़ें। तो एक क्वेश्चन मेरे से ये है कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फाइनेंस के लिए, अकाउंट्स के लिए। तो मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ जहाँ मैंने JLL ज्वाइन करी थी, और उसमें मैंने अपने नोट्स भी दे रखे हैं जो कि जनरल अकाउंटिंग और R2R के लिए हैं। बाकी अकाउंट्स पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, अलग अलग बहुत सारी पोस्ट्स होती हैं। मुझे लगता नहीं है कि वो उसमें कोई दिक्कत आएगी, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। तो उसके बाद भाई, जिस चीज़ के लिए हम जॉब कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं, लोग मुझसे मेरी सैलरी पूछते हैं या फिर रेंज पूछते हैं, कितनी पैकेज मिल जाता है इतने एक्सपीरियंस पे। तो यार देखो, वो भी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। एक ही टीम में एक जो कि बहुत अच्छा एवरेज से अबव काम कर रहा है, वो ऐसा हो सकता है कि वो कम सैलरी पे हो उससे जो कि एक्चुअली में ट्रेनिंग ले रहा है आगे वाले बंदे से। दोनों BCom है, दोनों का सेम एक्सपीरियंस है, बट दोनों का ही पैकेज अलग अलग हो सकता है। ये हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि एक तो हमारा इंटरव्यू किस तरीके से गया है, हमने किस तरीके से सैलरी नेगोशिएट करी है, हम पुरानी कंपनी में कितनी सैलरी ले रहे थे। कई बार हम खुद को ही वो अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि इतनी सैलरी तो हमारी हो ही नहीं सकती है, तो हम खुद ही डिमांड कम कर देते हैं। सैलरी का ऐसा भी लोचा होता है कि भाई एक ही टीम में अलग अलग सैलरी पे बंदे काम कर रहे होते हैं। मेरी सैलरी बहुत लोग पूछ रहे थे तो मैंने बताई नहीं, तो वो वैसे भी कंप्लाइंस इशू भी होता है, किसी को सैलरी वैसे बतानी भी नहीं चाहिए। प्लस वैसे भी मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि एक सैलरी से मतलब लोग जज कर लेते हैं। फिर भी एक मैं एस्टिमेट दे देता हूँ कि मेरे को लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है ना, सारा कुछ मिला के। MNC की बात करूँ तो MNC में मुझे लगभग 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, और मेरा जो पैकेज है JLL में इतना है कि मैं एक एस्टिमेट बताऊँ तो मैं एक iPhone 13 खरीद सकता हूँ एक सैलरी से, जिसके लिए कि लोग MNC में ही स्विच करना चाहते हैं। यहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ होता है, कई सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, पॉलिसीज़ होती है, टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस है ना, आपका PF वगैरह कटता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक कि मैंने कई सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर कर दिए हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। अगर और भी कोई क्वायरी हो या फिर किसी चीज़ पे वीडियो बनानी तो आप ज़रूर कमेंट में लिख सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो करना लाइक, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।